अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। जनवरी आने को है और मुमकिना तौर पर 28 जनवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में अगले आइंदा इंतखाबात की तारीख होगी। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब सियासी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं और आज जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक जलसा आम भी था, जिसमें सदर अलीम खान जो हैं उन्होंने बहुत बुलंद-ओ-बांग दावे किए हैं कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वह आवाम की किस्मत बदल देंगे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने भी आवाम से खिताब किया। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हो रही हैं। मसलन मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दर्द बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ बुनियादी वजह जो है वो पंजाब की सियासत है, क्योंकि जिसके हाथ में पंजाब आएगा विफाक में वही हुकूमत बनाएगा। और अब सियासी सफबंदियां कुछ इस तरह की हो रही हैं कि मियां साहब को खुला मैदान पंजाब में नहीं देना। मजीद ये कि जो TLP है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसको भी एक ग्रीन चिट मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो पंजाब की सियासत जो है वो बहुत अहम होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब। आप तर्जुमान हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब। ये बताइए, ऐसी अनहोनियाँ हो रही हैं इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपने से ज़्यादा PTI की फ़िक्र हो रही है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। क्यों, क्या क्या देखा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल किसी की फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी का लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से बात लेवल प्लेइंग फील्ड की कर रहे हैं और उन्होंने 12 दफा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की। नहीं, उस वक्त उन्होंने तो ये वो भी कई सर दफा उस वक्त तो वो अपने लिए मांग रहे थे ना, पीपल्स पार्टी के लिए मांग रहे थे। लेकिन कल परसों जो शरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां तो बाकायदा बात ये हुई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत कुशन मिलना चाहिए या इंतखाबात के हवाले से। वो ठीक है, एक जमहूरी अंदाज है, लेकिन इतना वोकल होके बोलना, ये मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्शन में तो हर कोई अपनी अपनी मामलात सही करता है ना। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से मैं बात कर रहा था। उन्होंने जब भी बात की है, उन्होंने कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे उनसे बात नहीं हो सकती। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी अपनी जमात में रह के इलेक्शन लड़ें और हर तरह के हवाले से बातचीत भी हो सकती है। तो लिहाजा बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले दिन से है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि तमाम जमातों को और सियासी लोगों को, कायदीन को, जो सियासत करना चाहते हैं, ख्वाह किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो अपनी आवाज तो उठाती थी, लेकिन उसके साथ बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज की भी आवाज उठाती थी। ये कभी नहीं हुआ पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी आवाज उठाती हो, वो तमाम लोगों के लिए बात करती रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये भी एक तासुर है पीपल्स पार्टी की तरफ से और इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कि एक लाडला गया और दूसरा लाडला आ गया। ये तासुर कितना आप समझ रहे हैं कि नून लीग से क्या खदशात हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी को किसी से कोई खदशा नहीं है। पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाती रही है। यहाँ पे हम आइन और कानून की बालादस्ती की जब बात करते हैं तो मियां साहब जिस तरीके से गए थे और जिस तरीके से आए हैं, तो उसके अंदर ना तो कोई कानून की समझ आ रही है, ना कोई आइन की समझ आ रही है। तो इस वजह से हम आवाज उठाते हैं कि नहीं, जब क्या समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा बताइएगा ना। उनकी जाने का समझ नहीं आ रहा, वापस आने का समझ नहीं आ रहा। आने से पहले तो एक ही आप लोग पेज पर थे, या भी इतने इख्तलाफात नजर आ रहे हैं? नहीं, इख्तलाफ नहीं है। जब हम हुकूमत में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही PDM का प्लेटफॉर्म बनाया था और शहबाज शरीफ साहब को भी पीपल्स पार्टी की वजह से ही प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की गई थी।
और एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन था पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जमातों का। और बिलावल साहब को ही शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया था इस हुकूमत को यूनाइटेड रखने का। मियां साहब के जाने की ये समझ नहीं आई कि एक बंदा जो कन्विक्ट होता है उसको बेल दे के बाहर भेज देते हैं। दुनिया की तारीख में कभी ये चीज नजर नहीं आई। और दूसरी कि नहीं, जब लेकिन जब आप इत्तेहादी हुकूमत में थे उस वक्त आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात नहीं हुई जब इत्तेहादी हुकूमत 16 माह फिर पीटीआई को निकालने के लिए, उनको असेंबली से बाहर करने के लिए जो आपकी पूरी कुव्वत थी, जो मुजाहरा था, हाथों में हाथ खड़े किए होते थे, उस वक्त तो ये बात नहीं की? उस वक्त तो आईन और कानून नजर नहीं आया आप लोगों को? उस टाइम इसलिए बात नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मियां साहब की वापसी नजर नहीं आ रही थी। अगर उस टाइम पे मियां साहब की वापसी होती तो उस टाइम पे भी यही आवाज उठाते कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखनी चाहिए। यानी फिर बात यह है ना सर कि आइन और कानून जो है वो मौका देख के इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको सूट करता है तब आइन और कानून की बात होती है, जब सूट नहीं करता तब सरफ नजर कर दी जाती हैं चीजें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो हमेशा चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइन और कानून की पहले दिन से बात करते रहे। इलेक्शन को वक्त पे कराने की बात वो हुकूमत और असेंबलियों के टूटने से पहले करते रहे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था तब भी करते रहे। जब असेंबली पंजाब की और केपीके की तोड़ दी तब भी करते रहे। लेकिन वो 14 मई के इलेक्शन में नहीं की। 14 मई को जब इलेक्शन होना था उस वक्त नहीं की। जब आइन और कानून के तहत 90 दिन के अंदर पंजाब के इलेक्शन होने थे उस वक्त नहीं किया आप लोगों ने। हमारी तैयारी थी और हम इलेक्शन के लिए तैयार थे। इलेक्शन नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देती और पीपल्स पार्टी इलेक्शन ना लड़ती तो फिर हमारा कसूर था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी तो तैयार थी। हमने तो अपने तमाम पंजाब और केपी के तमाम उम्मीदवारों को टिकटें दे दी हुई थी और हम चाहते थे कि वो इलेक्शन हो और इलेक्शन लड़ें। अच्छा, अब ये बताइए कि आगे की सूरत हाल किस तरह से आप देख रहे हैं? डट के मुकाबला होगा पंजाब के अंदर? आप समझ रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, टीएलपी, वो फिर प्लस आईपीपी प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो एक टफ टाइम मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। जो एक तासुर ये था कि शायद नून लीग जो है उसके लिए चीजें, मैदान साफ है, वो नहीं होगा उसके लिए। देखिए, इसके अंदर आपने एक फोर्स माइनस कर दी है, पीटीआई। चाहे इलेक्शन लड़े या ना लड़े उसका वोटर तो ग्राउंड पे मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। बाकी ये जो जितनी तमाम जमातों का नाम लिया है इससे कई ज्यादा जमातें जो है मुकाबले पे रहती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। असल चीज ये है कि पीपल्स पार्टी अच्छे कैंडिडेट लॉन्च करे, अच्छी कैंपेन करें और लोगों के साथ रवाबित बनाए, अपनी तंजीमों को हरकत में लेके आए तो पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर नतीजे हासिल कर सकती है। इसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मोबिलाइजेशन होगी वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि इलेक्शन के अंदर क्या होगा। बाकी पीएमएलएन तो आपको पता है, पीएमएलएन की हिस्ट्री 85, 88, 90, 97 और फिर उसके बाद 2013 तमाम इलेक्शन आप उठा के देख लें कि पीएमएलएन का किस तरह कमबैक हुआ, क्या मामला हुआ, किस तरह की कहानी हुई। तो पीएमएलएन ने जिस तरह लड़ना है वो जिस तरीके से लड़ सकते हैं वो उसी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या कोई मुलाकात मुतवक्के है जरदारी साहब या चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ साहब से? कुछ आसार ऐसे लग रहे हैं? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जो डिफरेंस है वो अब यहां से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, पॉलिटिकल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, भुट्टो साहब वाली फिलॉसफी है और हमारा अपना मैनिफेस्टो है। हमने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना है, हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट जमात है जो कि बाकी तमाम जमातों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। जहां तक रह गई बात किसी जमात के लीडर के साथ बैठने की, इतनी लचक और इतनी रवादारी और हमारे अंदर है फ्लेक्सिबिलिटी कि हम किसी भी मौके पे किसी भी सियासी लीडर के साथ बैठ के
मुल्की मसाइल और यानी मसाइल के यकीनन सियासत नाम ही मुमकिनात का है और ज़ाहिर के इलेक्शन के आते ही एक नई सफ़बंदियां जो वो शुरू होंगी और नए सियासी माहौल में नए दोस्तों की तलाश का काम भी जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक और बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की और डॉलर के गिरने से और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं और अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ियों की कीमत में पाकिस्तान में जो काफ़ी कमी हुई है। लेकिन इस बीच में कुछ खबरें ये भी आईं कि पाकिस्तान की 3 बड़ी कंपनीज जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें इंडस मोटर्स टोयोटा शामिल है, जिसमें होंडा एटलस कार्स और पाक सुजुकी मोटर्स, इनके क्वार्टरली इंपोर्ट कोटा को हुकूमत रिन्यू नहीं कर रही और फिर यह भी कहा जा रहा है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो मुअत्तल होने जा रहा है। ये वजह क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ऑटो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। ये क्या खबर है? क्योंकि इसको बारहा इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये कंपनियां अब यहाँ से काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यकीनन ऐसा नहीं है। असल हकीकत क्या है ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तजियाकार और चेस सिक्योरिटी से आपका ताल्लुक़ है, यूसुफ मोहम्मद फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मामला क्या है? ये कंपनीज जो हैं इनके जो बात की जा रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है वो या इनका कोटा जो है वो रिन्यू नहीं किया जा रहा, वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, थैंक यू, आपने बुलाया। देखें, 2021 से 2026 तक की जो ऑटो पॉलिसी थी उसके हिसाब से कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर जितना भी साल में इंपोर्ट करता है उस वैल्यू का 2% उनको एक्सपोर्ट करना था। 2023 में 4%, 24 में 7% और फिर 10% आगे सालों में जाते हुए। तो हुआ ये है, यहाँ पे रुके एक सेकंड। जो आप इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर के इंपोर्ट करते हैं पुर्जाजात के, तो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे एक समझ लें कि असेंबलर्स है ना, तो इनको बनी हुई गाड़ियां एक्सपोर्ट करना थी पाकिस्तान से। जी, जितनी इंपोर्ट वो करते हैं उसका 2% उनको एक्सपोर्ट करना था 2023 के फाइनेंशियल ईयर में, और वो नहीं कर सके हैं। और वो इसलिए नहीं कर सके हैं क्योंकि उनके अपने ऊपर इंपोर्ट बैन्स लगे हुए थे और बिजनेस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था पाकिस्तान में पिछले साल, जिसकी वजह से ये लोग डॉलर डिप्लीट हो रहा था। वजह ये थी कि आपके रिजर्व्स कम हो रहे थे, इसलिए हुकूमत ने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये हुकूमती एक पॉलिसी की वजह से नहीं कर पाए, राइट? जी। देखें, वैसे कोई बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट या कंपैरेटिव कोई एडवांटेज पाकिस्तानी ऑटो कंपनीज के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने उनको कहा था आप 2% एक्सपोर्ट कीजिएगा, और फिर बैन्स लगाने की वजह से उनका ही बिजनेस डिसरप्ट हो गया, तो वो बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए पिछले साल। और ये लाइसेंसेस के सिलसिले में ही जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एक लेटर भी लिखा है हुकूमत को, जिसके अंदर दोबारा यही बात उनको कही गई है कि पिछले साल में जो बैन्स लगे हुए थे उसकी वजह से ये हुआ है, और इस बात को जो है वो अभी इग्नोर किया जाए और लाइसेंसेस रिन्यू किया जाए। अच्छा चले, ये तो अब की बात हो गई ना कि जब आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे, हुकूमत ने डॉलर के जाने को रोका और इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। ये ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ असेंबलर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरर बनने में इतना अरसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान में ही तमाम पूरी मुकम्मल तौर पे गाड़ियाँ तैयार हों? जो आपकी एक डिलीशन पॉलिसी थी वो क्यों नहीं हो पा रही? टेक्नोट्रांसफर करना भी ऑटो पॉलिसी का एक हिस्सा था, वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये इश्यूज तो इस तरफ के भी काफ़ी है ना हमारी ऑटो इंडस्ट्री के। देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिसी और फोकस ही शायद गलत है। मुल्कों को एक्सपोर्ट पे उन जगहों पे ध्यान देना चाहिए जहां पे उनके पास कंपैरेटिव या एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगर आप इसको इस बात से समझें कि चाइना में एक साल में 27 मिलियन गाड़ियां बनती हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख गाड़ियां बनती हैं, तो आप चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स या यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स इतने बड़े होते हैं, या थाईलैंड की भी मार्केट का साइज मैन्युफैक्चरिंग का, इंडिया की भी मार्केट का साइज मैन्युफैक्चरिंग का वो इतना बड़ा है कि पाकिस्तानी कंपनी अगर कुछ कर भी ले तो शायद कंपीट नहीं कर सकेगी। देखिए, पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है पाकिस्तान में सस्ती लेबर, और आप ऑटोज और पूरी गाड़ी बनाते हुए आप उस एडवांटेज का कोई खास फायदा उठा नहीं सकते। मेरा ख्याल है एक बेहतर फोकस रहेगा अगर ऑटो पार्ट्स पे फोकस किया जाए, या ये जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं जो एक एक पार्ट के ऊपर फोकस कर लें और गवर्नमेंट पूरी गाड़ी के ऊपर फोकस ना करवाए। यानी ऑटो पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है।
देखिए, अब मेरा ख्याल है कि अगर ऑटो पॉलिसी को रिविजिट कर भी लें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, मार्केट्स को फ्री छोड़ना होता है और मार्केट्स खुद डिसाइड करती हैं कि पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट होगा। आप पिछले साल देखें, पिछले साल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 40% बढ़ गई है। फुटवेयर की एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी पाकिस्तान से पिछले साल 35% बढ़ गई है। और अभी आपकी आप इस साल के गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग 40% कम हुई है पिछले 6 महीने में, 40% डिक्लाइन हुई जी है। जी 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 मैं तो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखें, गाड़ियों की प्रोडक्शन कम होने की तो वजह एक तो इंपोर्ट बैन है और दूसरा ये है कि अब गाड़ियों की डिमांड भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि माशी हालात खराब हैं और शहरों में डिमांड जो है वो कम हो गई है और गाड़ियां ज्यादातर शहरों में ही बिकती हैं, जिसकी वजह से अभी इस वक्त तो डिमांड ही नहीं है। तो अच्छा। अगर इंपोर्ट्स पूरी तरीके से अलाउ कर भी दी जाए तो भी ये गाड़ियां बिकेंगी नहीं इस वक्त। ठीक, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां बनती हैं वो इतनी महंगी क्यों होती हैं? पड़ोस में इंडिया में गाड़ियां बनती हैं और वो जाहिर है कि वहां पे इतनी महंगी नहीं है। ये बुनियादी फर्क क्यों है? देखें, मल्टीपल वजूहात हैं। देखें, एक तो पार्ट्स की इंपोर्ट पे ड्यूटी है। दूसरी वजह देखें, इन कंपनियों का साइज है और कंपेरेटिव एनवायरनमेंट जिस तरह का है। अभी तक आप अगर नोटिस करेंगे तो सिर्फ 3 ही कंपनीज थी। तो अगर आप पाक सुजुकी वाला सेगमेंट देखेंगे तो पाक सुजुकी के सेगमेंट में सुजुकी एक मोनोपोली था। अगर आप बड़ी गाड़ियों में देखेंगे तो आप देखेंगे इंडस एक मोनोपोली था। तो क्योंकि बहुत कम कंपनीज थी, तो एफिशिएंसी की जरूरत नहीं थी क्योंकि कुछ किए बगैर पैसे बन रहे थे। दूसरी चीज ये है कि देखें, जो पार्ट्स के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं और लगे हुए थे, उसकी वजह से भी गाड़ियों की प्राइसेस ज्यादा होती हैं। तो और इसी तीसरी चीज वजह से देखें, नए सीधी बात मार्केट है, प्लेयर्स, सर इसी वजह से नए मार्केट प्लेयर्स भी नहीं आ रहे इस मार्केट में। देखें, अब तो नए मार्केट में प्लेयर्स आ गए हैं। देखें, मार्केट में प्लेयर्स तो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मार्केट बहुत छोटी थी। अगर आप इंडिया में रोड पे गाड़ियां इस वक्त देखेंगे तो इंडिया में 80 मिलियन गाड़ियां हैं रोड पे, पाकिस्तान में सिर्फ 60 लाख गाड़ियां और पाकिस्तान में सिर्फ 2 लाख गाड़ियां बिकती हैं साल की। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि पाकिस्तान में और बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकने का स्कोप भी है। पाकिस्तान में हर 1000 लोगों के पास 29 गाड़ियां, इंडिया में हर 1000 लोगों के पास 56 गाड़ियां और यूएस में हर 1000 लोगों के पास 900 गाड़ियां। तो पाकिस्तान में गाड़ियां जाहिर है आगे बहुत ज्यादा बिक सकती हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम्स बढ़ने के साथ होगा, वो इस वक्त नहीं हो सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये ऑटो फाइनेंस वगैरह जो है वो जितना मार्कअप बढ़ गया, महंगे पार्ट्स, इंपोर्ट पॉलिसी, डॉलर महंगा, ये सारी चीजें, ये कॉम्बिनेशन है जिसने इतने मसाइल पैदा किए। अब तो थोड़ा बहुत डॉलर में इसी वजह से कमी होने की वजह से कुछ प्राइसेस भी कम हो गई हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि डॉलर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल करने की वजह से ही एक क्राइसिस आया। आपने 4 साल कंट्रोल किया जिसकी वजह से एक क्राइसिस आ गया। दूसरा देखें, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है। देखें, एक तो गाड़ी महंगी हो गई, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लीज पेमेंट बहुत बड़ी बन गई। आप अगर पीछे का डेटा देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 30 से 40% जो गाड़ियां पाकिस्तान में बिकती थी पीक पे, वो लीज गाड़ियां होती थी। मतलब आप बैंक से लोन लेते थे और उस गाड़ी को खरीदते थे और कंपनी वो गाड़ी आपको बेचती थी, लेकिन आपने लीज कराई हुई होती थी। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है, कुछ और स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। एक उसमें से रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो गाड़ियों की 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी की लीज सिर्फ 3 साल की मुद्दत होगी उसकी, जिसका मतलब यह है कि हर महीने की जो पेमेंट है वो बहुत बड़ी होगी। दूसरा, स्टेट बैंक ने यह किया कि आप 3 मिलियन से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। तो इस वक्त अगर आप एक होंडा सिविक लेने के लिए जाते हैं तो आप मतलब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में सिर्फ 30 लाख रुपए लीज करवा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस सेंट्रल बैंक ने भी डाल दी मुल्क के हालात की वजह से कि गाड़ियों की सेल को जानबूझ के कम करने की कोशिश की गई है ताकि वो स्पेंडिंग ना हो। यानी एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने की कोशिश। अब ये बताइए कि जब हम पॉलिसी रेट को कम करते हैं, फाइनेंसिंग कम होती है, तो फिर वहां पे कंजम्पशन लेड ग्रोथ हमारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में आपने देखा ये जो मोटर बाइक्स जिस तरीके से आई 2008 में और फिर उनकी फाइनेंसिंग वगैरह शुरू हुई या पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ हमारी शुरू हो जाती है। देखिए, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि देखें, हुकूमत जो है वो कितने ज्यादा पैसे हर साल इंजेक्ट कर रही है सिस्टम के अंदर। वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ इसलिए हो रही होती है क्योंकि हुकूमत जो है वो बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट कर रही होती है और वो पैसे छाप के जो है वो इकोनॉमी के अंदर डाल रही होती है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। अब अगर आप पिछले साल देखें, ये जब से ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका रीजनेबल लेवल्स के ऊपर आ गया, इस वक्त कोई 91 के आसपास था जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर था, तो आप नोटिस करेंगे कि पिछले साल के अंदर आपको पॉकेट्स ऑफ नजर आने शुरू हो गए एक्सपोर्ट में। जैसे आपने गारमेंट्स का नंबर मैंने इससे पहले कहा, फुटवेयर का नंबर है, निट्स का नंबर है, आप एग्रीकल्चर इस साल देखेंगे तो आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। आप 2000 से लेके 2013 तक देखेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही थी हर साल, और 2013 के बाद
जो है वो एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यूड रखने की वजह से 2013 से लेकर 2017 तक का पूरा टाइम एक्सपोर्टर्स का जाया हो गया। अच्छा, उस अब पूरे ये टाइम मुझे के बताइए अंदर कि सर ये आपने जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 91 गालिबन आपने कहा ना, तो इसमें आप करेंसी में कितनी गुंजाइश देख रहे हैं? स्ट्रेंथ देख रहे हैं या यहाँ से फिर वीक होना चाहिए रुपए को, क्या होना चाहिए? देखिए एक तो ये चीज है कि इसको कंप्लीटली मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और मीडिया पे भी और नहीं, हम लोगों लेकिन को भी कुछ किसी को भी इसके ऊपर इंडिकेशन तो कमेंट आपका करना रीड चाहिए। भी देता है ना, कुछ इंडिकेशन तो रीड भी देता है ना। देखें, पाकिस्तान का एक अच्छा रेयर रहा है, जिस वक्त एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ रही है वो इस बेस के ऊपर जो इस वक्त है स्टेट बैंक का, उसमें 95 के आसपास हाँ। पाकिस्तान में अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ आती रही है। ठीक, मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि करेंसी को, क्योंकि हमने कुछ साल आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा है, तो अब कुछ साल करेंसी को आर्टिफिशियली शायद वीक रखना चाहिए, जैसे इंडिया ने रखा, जैसे चाइना ने रखा है बहुत साल और वियतनाम ने रखा है बहुत साल। ठीक। अगर आप चाइना भी देखें तो 94 के बाद से जरूरत से ज्यादा वीक रखा है। ताकि वियतनाम आपकी भी आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिले, आपकी एक्सपोर्ट्स को बूम मिले, सपोर्ट्स मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ फारूक, तजज़ियाकार चेस सिक्योरिटी से आपका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑटो इंडस्ट्री, इसके जो मुश्किलात हैं वो क्या मुश्किलात हैं, किस तरीके से बाहर आया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस नफसियाती मसले को लेकर जो कि फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त झेल रही है। ये जंग का डर और खौफ, इसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो सर्वाइवर होंगे, जो सर्वाइव करेंगे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामत रखे, आगे चल के उनको किस किस्म के जिस्मानी और नफसियाती मसाइल का सामना होगा। डॉक्टर आमना अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे इजरायली बर्बरियत की, और अब तक आज तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इजरायली बमबारी में, उनके हमलों में 7,436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 3,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 20,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और ज़ख्मियों की जो शिद्दत है, जो नौयत है, वो भी इंतहाई संगीन है। बात यह है कि ये जंग इंशाअल्लाह ताला, पूरी कोशिश है, दुनिया कोशिश ज़रूर कर रही है अपनी कि किसी तरीके से जंगबंदी हो, जंग रुक भी जाएगी, लेकिन जो इस वक्त नुकसान वहाँ पे हुआ और जो सर्वाइवर्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके ज़ख्म, उनके जिस्मानी और जहनी और नफसियाती जो है वो उनके ऊपर कितनी बड़ी एक आफत आन पड़ी है। किस तरीके से उनका सर्वाइवल होगा, किस तरीके से उनकी जो है वो रिहैबिलिटेशन होगी, और एक ऐसे माहौल में यकीन जानिए कि जो हम फुटेजेस देख रहे हैं, तो जंग का डर और खौफ, ये बर्दाश्त करना भी, ये झेलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मनाजिर इस वक्त वहाँ से देखे जा रहे हैं, हम तो ऐसी किसी आजमाइश के काबिल भी अपने आप को नहीं समझते। बहरहाल वहाँ के लोग किस तरीके के नफसियाती मसाइल का शिकार हैं और आगे क्या उनको मामलात दरपेश होंगे, इसके ऊपर ज़रा मैं जायज़ा लूँगा। डॉक्टर आमना अलाउद्दीन, माहिर नफसियात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आमना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो मनाजिर इस वक्त देखे जा रहे हैं, जो फ़लस्तीन की अवाम जिस तरीके से इस वक्त कहर में, एक अजाब में मुब्तला है, इसके क्या उनके जो मुतासरीन हैं, जो सर्वाइव करेंगे, उनके ऊपर क्या असरात होंगे? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के मंजर हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जिन चीज़ों से वो लोग गुजर रहे हैं, उसको तो एक्सप्लेन करना ही ज़बान में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो किन चीज़ों से गुजरेंगे जब वो इन चीज़ों से निकल जाएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत बेसिक बता सकती हूँ, जैसे कि हम बहुत सारी फुटेज देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं वो बच्चे हैं जो वो रो भी नहीं पा रहे हैं, वो बच्चे हैं, हम उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, वो खड़े हैं और वो बात कर पा रहे हैं। इसको खुद भी सर्वाइवल मोड ही कहता है। ये उस टाइम पे आता है जैसे जिन टाइमों में जंगें बहुत ज़्यादा होती है और जब आप उस मोमेंट में रह रहे होते हैं तो आप खुद ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। इससे निकलने के बाद डिप्रेशन जैसी चीज़ें तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम बोल सकते हैं कि वो फेस करेंगे। लॉस ऑफ सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है, वापस से अपने घरों को तलाश करना, अपनी आइडेंटिटी को तलाश करना, दुनिया क्या, किसी आगे पीछे किसी इंसान पे वापस भरोसा करना, वापस जिंदगी के तरफ आना जिसमें खुशी भी होती है, जिसमें सेलिब्रेशन भी होती है। अभी तो लगता है कि एक गम, अफसरदगी, अपने से, अपने प्यारों से बिछड़ने का दुख, ये सारे उनकी नफ्सियात के ऊपर जो है वो हावी रहेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और ये सब बहुत लंबे अरसे तक, अभी तो पोस्ट ट्रॉमेटिक एक पूरा डिसऑर्डर होता है, ये इन चीजों से गुजरना, इन चीजों को फाइट करना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और हम इनका अंदाजा भी अभी नहीं लगा सकते क्योंकि वो इसके अंदर रह रहे हैं अभी। अभी जब वो निकलेंगे, अभी तो मुझे लगता है कितने सारे लोग होंगे जिनको होप होगी, कितने सारे लोग जो खो चुके होंगे सब कुछ, उनको वापस जिंदगी पे लाना पड़ेगा। अभी हम ये तो सोच रहे हैं उनका सर्वाइव कैसे होगा, हम यहाँ कभी कभार ये भी एनालिसिस करें कितने लोगों को हम बचा पाएंगे जहनी तौर पे, कितने लोगों को हम वापस लेके आ सकेंगे जिंदगी में वापस जहनी तौर पे, क्योंकि उनका तो सब कुछ तबाह हो गया, उनका तो सब कुछ लुट गया। कितनी फैमिलीज हैं जिनमें कोई बचा ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिनकी आइडेंटिटी है, ना पेरेंट्स रहे हैं, ना बहन भाई है, उनको वापस लेकर आना उस जहनी दबाव से, ये एक बहुत बड़ा आगे का टास्क होगा जो इसके बाद हमने लड़ना है। तो लड़ाई तो बिल्कुल जंग पे खत्म नहीं होगी, लड़ाई तो तब खत्म होगी जब हम इनको वापस जिंदगी की तरफ लेकर आ सकेंगे। अच्छा, आपने इससे स्टडी किया होगा, दुनिया में और ममालिक को स्टडी किया होगा और इस तरह के हालात को स्टडी किया होगा, अफगानिस्तान को स्टडी किया होगा, तो उसके मुकाबले में कभी अब इस तरह की स्टडी की गई है? ये तो हालात ही दुनिया में पहली दफ़ा गालिबन हम लोग अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। देखिए, जब आप दुनिया की स्टडी की बात करते हैं तो इससे भी बुरे हालात हुए होंगे बेशक, और हुए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा पाया जाता है, पर जितनी ब्रूटल तरीके से ये हो रहा है और जितने खुले अंदाज से ये हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं, वो फुटेजेस हम नहीं देख सकते, वो फुटेजेस आप पूरी तरीके से नहीं देख सकते, तो सोचें वो बच्चे, वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो किस अजियत में होंगे। हिस्ट्री में बहुत कुछ पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर हम पढ़ते भी हैं, लेकिन ये देखना, इस वक्त में देखना जहाँ पर फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इस वक्त भी ये जहालियत को देखना और एक्सपीरियंस करना, मुझे लगता है ये इबरत की निशानी है। ये निशानी है कि हमें सबक सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कितनी ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रहे हैं किसी को और हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ जो इन वक्तों में हमें समझ आती है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। हम में से कोई भी, इवन जब हम आज भी बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम लाचार हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे उनकी मदद कर सकें। और ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त में भी हम सब ऐसी जगह पे हैं जहां हम समझ नहीं पा रहे कि हम हेल्प कैसे करें, हम किस तरह वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उन आलमी इदारों की होती है जो इन चीज़ों के हवाले से, यही चीज़ खुदा न खास्ता अगर किसी और मुल्क में होती तो उनका एक अलग मामला होता। जैसे यूक्रेन के हवाले से हमने देखा, रूस और जैसे वहाँ उनकी अप्रोच अलग थी, यहाँ तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक एजेंडा नहीं है ना। देखिए, जब हम ऐसी जगहों की बात करते हैं तो हम सिर्फ पॉलिसी और एक एजेंडा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें रिलीजन है, इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, हम इसमें बात करें इसमें सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी है, फिर इसमें ह्यूमैनिटेरियन का भी कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो हमें देखना है कि तो गेम ही कुछ और है, ये पीछे से बैकलॉग ही कुछ और है। हम किसी चीज को तब बचा सकते हैं जब हम एक पॉलिसी पे बात कर रहे हो सब साथ मिलके। हम यहाँ पर एक पॉलिसी पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात ही कर रहे हैं इंटरनल अलग कॉन्फ्लिक्ट में, जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उभर के बाहर आते हैं और फिर आप सब अलग अलग रस्तों पे होते हैं। तो हम कभी एक ही तरफ होते ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हो रहा था अंदर हो क्या रहा है। ये जंग किस चीज की है, ये जंग रिलीजन की है, ये जंग पॉलिसी की है, ये जंग सोसाइटी की है, इसको किस तरीके से लड़ा जाए। और इस चक्कर में हम वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो आज गाजा और फलस्तीन में ये सब कुछ हो रहा है। और हम इसका असर पूरी दुनिया पे आप किस तरह से देख रही हैं? और अब तो अब इंतहाई परेशानी की बात यह कि इजराइल के अंदर से वो जो टिकटॉक्स आ रही हैं, कुछ उनको प्रोवोक करने के, प्रोवोक तो बेचारों को क्या करेंगे, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जा रहा है टिकटॉक्स के अंदर, उन फ़लस्तीनी बच्चों का, उन वो जो बेकसी और लाचारी की तस्वीर बने हुए हैं, ये रुझान, इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? देखिए, आपने कहा इस वक्त दुनिया का क्या, दुनिया का मैं कहती हूँ जब ऐसी कोई भी जंग होती है ना तो दुनिया दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक साइड पे होती है, एक दूसरी साइड पे होती है। मुझे लगता है हमारा भी कोई यही हाल है, हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी तरफ से जो हम जैसे लोग हैं जो इसको एंटाई हैं, जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए खौफनाक मंजर है देखना भी कि कैसे इंसान नहीं, लेकिन बात ये है ना कि जो दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरा, सो कॉल्ड जो मुहज़्ज़ब मुआशरा समझा जाता है, वो इसके खिलाफ है। वो मतलब फ़लस्तीनियों के हक में नहीं है, वो इस ब्रुटैलिटी को बढ़ावा दे रहा है जो मुहज़्ज़ब मुआशरा है। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अंदर ना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ह्यूमन का, साइकोलॉजी के हिसाब से बोला जाता है, जिसको कहते हैं डिनायल। बहुत सारे लोग हैं वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं जब उनको ये समझ आता है हम कुछ नहीं कर सकते या वो कुछ नहीं करना चाहते। अगेन मैं आपसे बात करूंगी, एजेंडा क्या है इस चीज का ये पता होना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग डिनायल में होते हैं कि वो एक्ट ही नहीं करना चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते, वो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जितना आप देखेंगे इंसान तो अगर ऐसी चीजें देख ले तो वो तो नहीं अपने आप को रोक सकता किसी की मदद करने से। तो बेहतर क्या होता है, आप सर्वाइवल के लिए अपने क्या करते हैं, आप देखना ही बंद कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं जो होता है वो होता रहे, मेरी जिंदगी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज करूंगी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये जंग किस बेसिस पे हो रही है, किस पॉलिसी पे हो रही है, इसका किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान। फिलहाल तो इसका किसी को फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और जो मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं वो इंतहाई दिलखराश मनाजिर हैं, और जो बेचारे सरवाइव कर भी जाएंगे लेकिन उसके बाद उनके लिए ज़िंदगी में वापस आना, ज़िंदगी की राना आना नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ मौजूद थी माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमना अलाउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।